हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम एक्सट्रूजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सट्रूजन पे डिस्कशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और सीखते हैं डायग्राम्स की सहायता से भी कि कैसे ये प्रोसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात करें तो इसके अंदर ये जो मटेरियल का फ्लो है वो और जो डाई की डायरेक्शन के थ्रू जो मटेरियल जो एक्सट्रूडेड हो रहा है उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, पंच की और डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूडेड पार्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सट्रूडेड पार्ट प्रोडक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पंच। ये एक तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन का बेसिक पॉइंट है। बाकी आप चाहे किसी भी प्रकार का एक्सट्रूजन हो, कंटेनर क्या होता है और डाई ओपनिंग क्या है, बिलेट मटेरियल क्या है, रैम के थ्रू प्रेशर कैसे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये सब बातें तो कॉमन रहेंगी। तो इसके बाद अंतर कैसा आता है वो हम इसकी सहायता समझें। उसके बाद में फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बिलेट मटेरियल होता है और कंटेनर जो होता है उनके बीच के अंदर सीधा संपर्क होने के कारण जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो उसको ओवरकम करना पड़ता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द बिलेट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंटेनर वॉल, जिससे क्या होता है इंक्रीजिंग द पावर रिक्वायरमेंट। तो मेटल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा कंटेनर के साथ में, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के कारण हमें उस मटेरियल को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, यानी कि पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा चाहिए। अब हम बात करें कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन से हमें होलो शेप के कोई प्रोडक्ट तैयार करने हैं, जैसे आप देखते हैं रेक्टेंगुलर कोई पाइप तैयार करना है या फिर सर्कुलर पाइप तैयार करना है। तो इनके अंदर क्या होता है, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान में रखना जरूरी है जिसका नाम है मैंड्रल। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मैंड्रल, जिसकी वजह से ही हम होलो सेक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये होलो शेप्स के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि एज द बिलेट इज कंप्रेस्ड द मटेरियल विल फ्लो थ्रू द गैप बिटवीन द मैंड्रल एंड द डाई ओपनिंग। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखें, ये कंटेनर है, बीच के अंदर हमारा ये मेटेलिक पार्ट है जिसके हम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो रैम के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, होलो सेक्शन प्रोड्यूस करना है। तो उसी शेप का हम क्या करते हैं, ये जो मैंड्रल देख रहे हैं आप, इस शेप का मैंड्रल लगा दिया जाता है यहाँ पर बीच के अंदर, ताकि यहाँ पर ये मेटल को फ्लो होने के लिए अवरोध मिलता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो मेटल क्या करेगा, इसके थ्रू तो जाएगा नहीं, तो इसके चारों ओर से वो लिपटता हुआ इसकी सराउंडिंग को तो उसको स्पेस मिल रहा है और उसी के थ्रू ये जो है बाहर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फाइनल वर्क जो शेप है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये डाई ओपनिंग है ही उसी तरीके से, बाकी कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ता है, बीच के अंदर एक ये जो मैंड्रल है इसको लगाना पड़ता है, ताकि इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके आने के कारण इस जगह से किसी प्रकार के मटेरियल का फ्लो नहीं होता है और उसी कारण उस स्पेस को खाली रखते हुए उतना का उतना स्पेस जो वो खाली जगह यानी कि खोखला रह जाता है। उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, होलो शेप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर भी ये जो दोनों डायग्राम है ये सॉलिड सेक्शन और होलो सेक्शन के लिए हैं। बस इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का मूवमेंट है और रैम का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात यहाँ पे डिफरेंट करती है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को डायरेक्ट एक्सट्रूजन से। तो और इसका दूसरा नाम ये भी हमने जाना था कि ये एक प्रकार का बैकवर्ड एक्सट्रूजन भी है। तो देखिए यहाँ पे, इन दिस टाइप द डाई इज माउंटेड टू द रैम एंड नॉट ऑन द कंटेनर। फिर एज द रैम कंप्रेसेस द मेटल इट विल फ्लोज थ्रू द डाई होल ऑन द रैम साइड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ रैम। ये अंतर है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट से, बस और कोई अंतर नहीं है। इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो रैम है वो होलो है, ताकि ये इस डायरेक्शन के अंदर रैम का मूवमेंट हो रहा है। आगे ये जो डाई का कंटेनर का ये जो डाई है, ये जो डाई है इनके बीच में से मटेरियल को ये पास होने के लिए आगे रास्ता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस वाले रीजन के अंदर से ही इसको निकल के बाहर आना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है किसकी, जो रैम का मूवमेंट है उसके अपोजिट में। बस यहाँ पर हमें खोखला पाइप तैयार करना है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो डाई है
इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि रैम का जो मूवमेंट है और मेटल का एक्सट्रूडेड मेटल का जो मूवमेंट है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, साथ ही साथ ये जो रैम है वो होलो नहीं है इस बार। तो ये क्या करेगी, ये जो स्पेस घेर रहा है, इस स्पेस के रीजन के अंदर कोई मेटल फ्लो नहीं होगा, तो इसके पेरीफेरी के अराउंड में मेटल फ्लो होगा, तो हमारे पास होलो शेप के जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएंगे इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे काफी अच्छा एडवांटेज है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का डायरेक्ट एक्सट्रूजन यानी कि फॉरवर्ड एक्सट्रूजन के ऊपर कि यहाँ पर क्या होता है, बिलेट मटेरियल और कंटेनर की जो वॉल है उसके बीच में सीधा संपर्क ना होने के कारण फ्रिक्शन नेग्लिजिबल या फिर होता ही नहीं है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर, सो देयर इज नो फ्रिक्शन एट द इंटरफेस। और उससे क्या होता है कि जो रैम का जो फोर्सेज है वो वहां पे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो रिलेटिवली काफी कम जरूरत पड़ेंगे यहाँ पे डायरेक्ट या फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेम प्रकार के कार्य के लिए हमें पावर कंजप्शन या पावर रिक्वायरमेंट है वो कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के बारे में। तो ये क्या होता है, इट इज परफॉर्म्ड एट हायर स्पीड्स एंड शॉर्टर स्ट्रोक्स। इसी का मतलब होता है इम्पैक्ट लोड लगाना। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन इज कैरिड आउट एज कोल्ड फॉर्मिंग वेरी थिन वॉल्स आर पॉसिबल बाय बैकवर्ड इम्पैक्ट एक्सट्रूजन मेथड। क्योंकि ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का मतलब तो ये होगा कि इम्पैक्ट प्रेशर लगा रहे हैं हाई स्पीड के अंदर, ये हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल में आपने सिंपल सबसे देखा था कि मेकिंग ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब्स जो है वो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनाते हैं। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैटरी कैसे, ये एग्जांपल है इसका कि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से इस प्रकार के तैयार प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका एडवांटेज और भी है कि लार्ज रिडक्शंस एंड हाई प्रोडक्शन रेट्स। तो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये देख सकते हैं, पंच है, ये डाई है और बीच के अंदर हमारा क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब हमारा स्टार्टिंग वर्क मटेरियल है जो इससे प्रीवियस वाले मेथड्स में हमारा बिलेट मटेरियल हुआ करता था। ये एक राउंड शेप का है, ये एक कट सेक्शन है। तो इसके बीच में क्या होता है, इम्पैक्ट फोर्स लगने के कारण इसको नीचे जाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो ये इम्पैक्ट फोर्स इतना ज़्यादा लगेगा कि ये जो सराउंडिंग में अंदर क्या होता है, पेरीफेरिक से जस्ट ऊपर आ जाएगा। एक प्रकार का बैकवर्ड टाइप का प्रोसेस भी कह सकते हैं आपके इसके अंदर। ये हमारा जो एक प्रकार का जैसे ग्लास बनाना हो या कोई डीप एक होलो सेक्शन बनाना हो तो हम इससे बना सकते हैं, या फिर ट्यूब्स बना सकते हैं। तो ये जो है पेरीफेरी के सराउंडिंग में, इसका नाम है एक्सट्रूडेड पार्ट। तो ये हाई वेलोसिटी से आ रहा है, हाई फोर्स लग रहा है और इस प्रकार से ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस किया जाता है। अब बात करते हैं, लास्ट है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। In hydrostatic extrusion, the billet is surrounded with fluid inside the container and the fluid is pressurized by the forward motion of the ram। तो देखिए फॉरवर्ड मोशन आते ही हमें समझ में आ गया कि ये एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है। बस इसके अंदर जो बिलेट मटेरियल है उसके सराउंडिंग के अंदर जो कंप्रेसिव फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं ना, ये देखिए ये फ्लूइड के माध्यम से हो रहे हैं। रैम अपना काम कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रही है, लेकिन यहाँ पर रैम का और मटेरियल का आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो ये इनका कॉन्टैक्ट रीजन है वो टूट गया है और कॉन्टैक्ट किसके माध्यम से हो रहा है, फ्लूइड के माध्यम से। इस पर इतना ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई होने के कारण ये क्या करता है, हर डायरेक्शन से, देखिए यहाँ पर इधर से लॉन्गिट्यूडल और लेटरल डायरेक्शन के अंदर इतना फोर्स अप्लाई होता है कि ये इसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। फोर्स ट्रांसमिट होने के कारण एक्सट्रूडेड शेप हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन दी वर्क एंड नो फ्रिक्शन सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल का जो संपर्क है वो कंटेनर की वॉल से नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का काम भी नहीं देखने को मिल रहा। तो इस वजह से ये एक एडवांटेज ही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन दी वर्क एंड नो फ्रिक्शन सिचुएशन इंक्रीजेज द मटेरियल्स डक्टिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल की डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये एडवांटेज क्या करते हैं, मटेरियल को डक्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड ऑन मेटल्स दैट वुड बी टू ब्रिटल। काफ़ी ब्रिटल जो होते हैं उनका देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो दूसरे तरीकों से पॉसिबल नहीं है, वो काम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन करता है।
तो अगर आपसे एग्जाम में अंदर ये एप्लीकेशन पे पूछा जाए कि अगर हमारे पास मेटल है, वो ब्रिटल नेचर का है, फिर भी हम उसको एक्सट्रूजन से एक प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो कौन सा आप प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप एग्जाम्पल या फिर श्योर डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि ये है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, जिसकी सहायता से हम एक्सट्रूडेड शेप के जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये चर्चा थी आज। एक बार फिर हमने डिटेल जो टाइप्स हैं एक्सट्रूजन के वो समझे हैं। आगे की क्लास में हम मेटल फॉर्मिंग को जारी रखेंगे, मेटल फॉर्मिंग के अंदर आने वाले और नए तरीकों को भी समझेंगे, डायग्राम्स की सहायता से भी और थ्योरेटिकल वे में भी, या अगर कुछ एनिमेशन वीडियो पॉसिबल हुआ तो भी। थैंक यू।